Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss economy from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी. अब बजट को लेके अक्सर हमारी कॉन्वर्सेशन मतलब नंबर्स और परसेंटेजेस में उलझ जाती है. लेकिन असल में यूनियन बजट सिर्फ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं है. इट्स द स्टोरी ऑफ अ नेशंस प्रायोरिटीज. ये एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि देश के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और हमारे बोल्डेस्ट एम्बिशंस क्या हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डीकोड दिस स्टोरी. हम सोर्सेज को अनपैक करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है. बिल्कुल सही कहा आपने. बजट को सिर्फ नंबर्स की तरह दिखना एक तरह से उसकी आत्मा को मिस करने जैसा है. टेक्निकली गवर्नमेंट बजट, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, वो सरकार के एक फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स का लेखा जोखा होता है. राइट. एंड दिस फाइनेंशियल ईयर रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. एग्जैक्टली. और यहाँ एक क्रूशियल प्रीलिम्स फैक्ट है जिसे एस्पिरेंट्स नोट कर सकते हैं. यूनियन बजट को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. और ये 2015 में यूपीएससी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी था. वही. सो द डिटेल्स मैटर. अब बजट की कहानी को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर. सोर्स में एक फ्लो चार्ट है जो इसे दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट? एग्जैक्टली. बजट का कोर स्ट्रक्चर दो पिलर्स पर खड़ा है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट. और इन दोनों पिलर्स के फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं, रिसीट्स यानी आमदनी और एक्सपेंडिचर यानी खर्च. तो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. जी. बजट की पूरी कहानी इन्हीं चार किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है. ओके, लेट्स अनपैक दिस. रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट. सुनने में ये टेक्निकल लगते हैं, बट आई थिंक द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देम इज द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प. इज इट फेयर टू से कि अगर हम गवर्नमेंट को एक हाउस होल्ड की तरह देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइक डेली ग्रोसरीज एंड बिल्स. हाँ, while capital expenditure is like buying a house or investing in education for the kids. One is for survival, the other is for future growth. That's a brilliant analogy. It perfectly captures the essence. ये क्लासिफिकेशन बजट को समझने के लिए सबसे जरूरी है. पहला, रेवेन्यू अकाउंट या रेवेन्यू बजट. जैसा आपने कहा, ये गवर्नमेंट के डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट से डील करता है. इसमें वो आइटम्स आते हैं जो सरकार की एसेट्स या लाइबिलिटीज पर सीधा असर नहीं डालते. मतलब ये रूटीन रेकरिंग नेचर के होते हैं. हाँ. और दूसरा है कैपिटल अकाउंट या कैपिटल बजट, एंड दिस इज अबाउट द फ्यूचर. इसमें वो आइटम्स आते हैं जो सरकार के एसेट्स और लाइबिलिटीज को डायरेक्टली ऑल्टर करते हैं. जैसे एक नई हाईवे बनाना एसेट क्रिएशन है और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना लाइबिलिटी क्रिएशन है. बिल्कुल. सॉस में एक टेबल भी है जो इन दोनों को कंपेयर करता है. एंड दिस वाज अ टॉपिक इन USP/SC 2016. लेट्स डिस्कस इट. द फर्स्ट पॉइंट इज फोकस. रेवेन्यू बजट का फोकस डे टू डे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर है, जबकि कैपिटल बजट का फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट क्रिएशन पर है. मतलब एक आज की जरूरतें पूरी कर रहा है, दूसरा कल की नींव रख रहा है. एग्जैक्टली. एंड दैट लीड्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनकम. हाँ. रेवेन्यू बजट की इनकम आती है टैक्सेस, फीस, फाइन्स यानी रेगुलर सोर्सेज से. Capital budget की income is more substantial and irregular. It comes from borrowings, disinvestment and specific levies. It's not the daily earning, it's the big fund infusion. सही कहा. Then comes expenditure. Revenue budget में salaries, subsidies, pensions, administration के खर्चे होते हैं, the machinery of the government. और capital budget का पैसा infrastructure, new schools, hospitals और major capital projects में जाता है. And finally, the objective and impact. Revenue budget का main objective fiscal stability maintain करना है. और इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी पे होता है. On the other hand, the grand objective of capital budget is driving long-term economic growth. बिल्कुल. इट्स इम्पैक्ट इज जेनरेशनल. ये देश के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शेप करता है. अब बजट की इस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को नंबर्स के जरिए देखते हैं. सोर्स में बजट 2025-26 के एस्टिमेट्स के बेस पर दो फैसिनेटिंग पाई चार्ट्स दिए गए हैं. रुपी कम्स फ्रॉम और रुपी गोज टू. हाँ, रुपी कम्स फ्रॉम चार्ट. What's truly revealing here is the very first number. ये दिखाता है कि सरकार का पैसा कहाँ से आता है. सबसे बड़ा हिस्सा 24% है borrowing and other liabilities. This is the key insight. जी. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की इनकम का लगभग 1/4 हिस्सा एक्चुअल इनकम है ही नहीं. It's debt. ये सिंगल नंबर ऑलमोस्ट हर दूसरे डिसीजन को शेप करता है और बजट को एक सिंपल ग्रोथ प्लान से एक मैसिव डेट मैनेजमेंट एक्सरसाइज बना देता है. That's a powerful way to put it. So, a quarter of the rupee is borrowed. What about the rest? Where does the actual earning come from? The biggest chunk of actual earnings comes from income tax, which is 22%. इसके बाद GST and other taxes at 18% and corporation tax at 17%. So these three taxes together form the backbone of government's actual revenue. हाँ, छोटे हिस्से यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5% और कस्टम्स 4% से आते हैं. नॉन टैक्स रिसीट्स 9% कंट्रीब्यूट करते हैं और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वो सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करते हैं. Okay, so we've seen where the money comes from, but the other half of the story is where it all goes. The rupee goes to chart. The rupee goes to chart is equally revealing.
सबसे बड़ा हिस्सा 22% जाता है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। Right. But the second biggest slice is where the story gets complicated. 20% of every rupee goes towards interest payments. So let's connect the dots. Biggest source of income was borrowings, 24%, and second biggest expenditure is interest payments, 20%. ये तो एक क्लासिक डेट साइकिल है। जो हम बोरो कर रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा आगे जाकर सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। Precisely. This is a huge committed expenditure, which leaves less room for other productive spending. बाकी खर्च कहाँ होता है? इन दोनों के बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को 16% मिलता है। डिफेंस को सरप्राइजिंगली सिर्फ 4% मिलता है। Other components include finance commission and other transfers at 8%, centrally sponsored schemes be 8%, major subsidies 6%, pensions at 4%, and other expenditure 8%. This brings us to a fundamental question. A budget isn't just an accounting exercise. It's a tool of fiscal policy. So what are the core objectives? The source mentions three main functions. The first one is the allocation function. जी, the allocation function deals with providing public goods. ये वो goods हैं जैसे national defense, roads और clean air. जो प्राइवेट मार्केट्स एफिशिएंटली सप्लाई नहीं कर सकते। Exactly. क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल होते हैं। इससे फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, तो प्राइवेट कंपनीज के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता। And within this, the source makes a subtle but important distinction between public provision and public production. Could you explain that with an example? Certainly. A great example is a city's metro system. The government deciding that the city needs a metro and funding it from the budget is public provision. Okay, they are providing for the service. Ji. But they could hire a private company like L&T to actually build and run it. However, if the government's own department, say DMRC, built and ran it, that would be public production. So provision is about who pays and production is about who does. That makes it very clear. The second function of the budget is the redistribution function. Here, the government uses taxes and transfers to redistribute disposable income, aiming to reduce income inequality. और तीसरा है stabilization function, which sounds like the government acting as the economy's shock absorber. Perfectly put. देखिए, इकोनॉमी में ups and downs आते रहते हैं. During low demand, मतलब recession, a government can increase spending or cut taxes to boost demand and employment. और during excess demand, यानी high inflation, वो इसका उल्टा कर सकती है। हाँ, spending cut करना या taxes बढ़ाना to cool down the economy. This counter-cyclical role is crucial for economic stability. Okay, now that we have the big picture, let's dive deep into the components. We'll start with the income side, specifically revenue receipts. Revenues or non-tax revenues. Let's talk about tax revenues first. The source categorizes them into direct and indirect taxes. The distinction is simple. Direct taxes income और profits पर लगते हैं और इनका burden shift नहीं किया जा सकता। जो पे करता है, उसी पे impact पड़ता है। बिल्कुल। Examples include the personal income tax and corporation tax. सोर्स में कुछ पुराने टैक्सेस का भी जिक्र है, जैसे वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और एस्टेट ड्यूटी, जो अब अबॉलिश हो गए हैं। And indirect taxes are levied on goods and services. Here, the person paying the tax, जैसे shopkeeper, वो burden को final consumer पे shift कर सकता है। सही। इसका prime example आज है goods and services tax. Others include excise duties on domestically produced goods and customs duties on imported and exported goods. Okay, now for the other part. Non-tax revenues. ये टैक्स के अलावा दूसरे sources से होने वाली income है। It's a diverse list. For example, interest receipts on loans given by the central government. Then there are dividends and profits from government's investments in PSUs and the RBI. The list also includes things we encounter in daily life. Fees and charges for services like passports or licenses, fines and penalties for breaking the law. हाँ, और फिर bigger items like profits from public enterprises and royalties and licenses for using natural resources like minerals or spectrum. We also have grants and donations and sales of goods and services. G. Together, all these non-tax sources provide a significant, stable stream of revenue. And this brings us to capital receipts, which to me is the most misunderstood part. It's called a receipt, but it's more like selling the family silver or taking out a giant loan. That's exactly right. This is where it gets really interesting, because capital receipts are transactions that either create a liability for the government or reduce its financial assets. सोर्स में 2025 यूपीएससी का रेफरेंस देकर बताया गया है कि बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं। जी, इसके ब्रॉडली दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, लोन्स, which are funds borrowed from the public, the RBI or external sources. This is a direct creation of liability. Okay. Second, the sale of government assets. The most common example is disinvestment, which means selling the shares of public sector undertakings, PSUs. The source specifically mentions the nodal agency for disinvestment, DIPAM, the Department of Investment and Public Asset Management. This seems like another important fact for prelims. Absolutely. Now, a very useful way to classify capital receipts is into debt-creating and non-debt-creating receipts. Debt receipts and non-debt receipts? Debt receipts are simply borrowings. They create a financial liability. Non-debt receipts, on the other hand, don't create new debt.
This includes disinvestment proceeds and also the recovery of loans that the government had given out in the past. And the implications are huge. Loans increase future liabilities, and disinvestment, while it gives you cash now, reduces the government's asset base and future earning potential. Precisely. Now we move to the expenditure side. First up is revenue expenditure. This is the groceries and bills part of our household analogy. मतलब ये वो स्पेंडिंग है जो कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट क्रिएट नहीं करती. Exactly. It's for the normal functioning of government, providing services, paying interest, and giving grants. What are the main items under this? The biggest, as we saw in the pie chart, is interest payments. This is often the largest single component of revenue expenditure. Next is defense services expenditure. जिसे एक कमिटेड एक्सपेंडिचर माना जाता है. हाँ. फिर आते हैं subsidies, which are a major policy tool for welfare. ये explicit हो सकती हैं, जैसे food, fertilizers पर, और implicit, जैसे education and health की underpricing. And of course, salaries and pensions for government employees. जी. And finally, grants to states and local bodies. अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें. साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें. So, after revenue expenditure, we have its counterpart, capital expenditure or CapEx. This raises an important question. Why is this spending so celebrated by economists? क्योंकि ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होते हैं. This is the government investing in the future. Exactly. And what does this include specifically? Acha. It includes acquiring long-term assets like land, buildings, and machinery. It includes making investments in shares. And importantly, it also includes loans and advances given by the central government to state governments and PSUs for the purpose of creating capital assets. The source has a bar chart showing trends in CapEx from 2022 to 2026, and it shows a clear upward trend. This brings us to a concept in the PW Plus box, effective capital expenditure. What is this, and why was it introduced? This is a fascinating and more honest way of counting the real build-up. Introduced in the 2022-23 budget, the concept of effective capital expenditure looks beyond just what the center spends directly. अच्छा. हाँ, इसमें grants in aid for creation of capital assets को भी जोड़ा जाता है, जो center states को देता है. Right. Because ultimately, if the center gives the state money and the state builds a road, a national asset is still being created. बिल्कुल. This metric provides a more accurate and holistic picture of the total government investment in infrastructure. So, what does this all mean? We've covered a lot of ground. Let's try to summarize the 4 key components with the final table from the source. I'll take the receipts. Revenue receipts. This is the government's regular income that doesn't create liability or reduce assets. It comes from tax revenue and non-tax revenue. Capital receipts. This is income that either creates a liability, like loans and borrowings, or reduces an asset, like disinvestment. And I'll take the expenditure. Revenue expenditure. This is the day-to-day spending that doesn't create any assets. It includes salaries, pensions, interest payments, subsidies, and grants. Capital expenditure. This is the investment-focused spending that creates assets or reduces liabilities. It includes infrastructure development, acquisition of assets, and loans to states. Types of budgets. Sources बताते हैं कि बजट essentially सरकारी आमदनी और खर्च के बीच का एक रिश्ता है. इसके 3 टाइप्स हैं. पहला है बैलेंस्ड बजट. बैलेंस बजट जैसा नाम से ही साफ है, एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार का अनुमानित रेवेन्यू उसके अनुमानित एक्सपेंडिचर के बराबर होता है. अच्छा. यानी रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. इसे एक न्यूट्रल फिस्कल स्टैंस माना जाता है. सरकार ना तो इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा डाल रही है, नहीं निकाल रही है. मतलब जितनी चादर उतनी ही पैर. बिल्कुल. दूसरा है सरप्लस बजट. हाँ, यहाँ सरकार की आमदनी यानी रेवेन्यू उसके खर्च यानी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जी, इसे एक कंट्रैक्शनरी फिस्कल स्टैंस कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि सरकार इकोनॉमी से पैसा एक तरह से निकाल रही है. ये अक्सर तब किया जाता है जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही हो, उसे कंट्रोल करने के लिए. और आखिर में वो जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, डेफिसिट बजट. ये क्या कहानी बताता है? डेफिसिट बजट तब होता है जब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हो, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये एक एक्सपेंशनरी फिस्कल स्टांस को दिखाता है. अक्सर जब इकोनॉमी सुस्त पड़ जाती है, तब सरकार जानबूझकर ज्यादा खर्च करती है ताकि मार्केट में डिमांड पैदा हो और ग्रोथ को रफ्तार मिले. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? हाँ, बिल्कुल. इससे सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है. सोर्सेज में यूपीएससी 2016 का जिक्र है, जो कहता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करके और सब्सिडीज को अक्लमंदी से इस्तेमाल करके सरकार इस घाटे को कम कर सकती है. तो बजट का टाइप हमें सरकार की नीयत का एक मोटा-मोटा अंदाजा दे देता है. जी. लेकिन घाटा है तो कितना है और कैसा है? यहाँ पर आते हैं हमारे अगले टॉपिक 2 मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट पर. ये मैट्रिक्स देश की फिस्कल हेल्थ का एक्सरे है. बिल्कुल. और यहाँ पर कई अलग अलग तरह के डेफिसिट्स हैं जिनको समझना जरूरी है. इन्हें एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट. इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स. इसका असली मतलब क्या हुआ? ये नंबर हमें क्या बताता है? इसका असली मतलब सोचिए, ये आम आदमी के बजट जैसा है.
अगर आपकी सैलरी आपके रोज के खर्चों, किराया, खाना, आने जाने को भी पूरा नहीं कर पा रही, तो आप उधार ले रहे हैं सिर्फ घर चलाने के लिए, अच्छा। न कि कोई नया एसेट खरीदने या इन्वेस्ट करने के लिए। देश के लिए रेवेन्यू डेफिसिट एक वार्निंग साइन है कि सरकार का रोजमर्रा का खर्चा जैसे सैलरीज, पेंशन्स, सब्सिडीज ही उसकी आमदनी से ज्यादा है। और इसके इम्प्लीकेशंस? इससे क्या फर्क पड़ता है? इसके इम्प्लीकेशंस काफी गंभीर हैं। ये सरकार की डिस सेविंग को दिखाता है। डिसेविंग? मतलब सरकार अपने कंजम्पशन के लिए इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स जैसे परिवारों या कंपनियों की बचत का इस्तेमाल कर रही है। इससे सरकार को रोज के खर्च के लिए भी उधार लेना पड़ता है। सोर्सेस में यूपीएससी 2017 का एक पॉइंट है कि पिछले दशक में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ा नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट का बढ़ना हमेशा चिंता की बात होती है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं उस नंबर पे जो बजट के दिन सबसे ज्यादा हेडलाइन में रहता है, फिस्कल डेफिसिट। हाँ, ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला मेजर है। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। इसको आसान भाषा में समझाएं तो? आसान भाषा में ये बताता है कि सरकार को इस साल कुल कितना उधार लेना पड़ेगा अपने सारे खर्च पूरे करने के लिए। इसमें ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या है? इसे थोड़ा सरल करें। इसे ऐसे समझिए, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का मतलब है सरकार को मिला वन टाइम बोनस जिसे वापस नहीं करना है। जैसे? मान लीजिए सरकार ने अपनी कोई पुरानी जमीन या कंपनी मतलब पीएसयू में हिस्सा बेच दिया, उससे जो पैसा आया वो उधार नहीं है। अच्छा। फिस्कल डेफिसिट निकालते वक्त हम सरकार की कुल उधारी देख रहे हैं, इसलिए इस बोनस इनकम को हम पहले ही कुल रिसीट्स में जोड़कर हटा देते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का नंबर हमें सीधे सीधे सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? बिल्कुल, इसके इम्प्लीकेशन सीधे सरकार की उधारी से जुड़े हैं। जैसे 2024-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट का अनुमान जीडीपी का 4.9% था। ये नंबर जितना बड़ा होगा, सरकार को उतना ज्यादा उधार लेना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये उधार जा कहाँ रहा है। सही। अगर ये हाईवे, स्पोर्ट्स, स्कूल्स बनाने में जा रहा है तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ पिछले कर्ज का ब्याज चुकाने या रोज के खर्चों में जा रहा है तो ये आगे चलकर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकता है। अब इसी बड़े फिस्कल डेफिसिट को और बेहतर समझने के लिए हम तीसरे मेजर पर आते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। लेकिन एक मिनट, अगर फिस्कल डेफिसिट हमें कुल उधारी बता रहा है तो इसमें से ब्याज मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स को अलग से क्यों घटा रहे हैं? इसकी क्या जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी जरूरत इसलिए है ताकि हम देख सकें कि इस साल के खर्चों के लिए नया उधार कितना लिया जा रहा है। अच्छा। फिस्कल डेफिसिट में तो पिछले सालों के कर्ज पर इस साल दिया जाने वाला ब्याज भी शामिल है, जो एक पुरानी कमिटमेंट है। प्राइमरी डेफिसिट उस ब्याज के बोझ को हटा देता है। ये हमें बताता है कि सरकार अपने कोर ऑपरेशंस चलाने के लिए कितना उधार ले रही है। इसका मतलब अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है या जीरो है तो ये एक अच्छा साइन है। एग्जैक्टली। एक कम या जीरो प्राइमरी डेफिसिट बेहतर फिस्कल हेल्थ का संकेत है। यह दिखाता है कि सरकार अपने नए खर्चों को अपनी आमदनी से पूरा कर पा रही है और नया उधार सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए ले रही है। ये फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ एक अहम कदम माना जाता है। और इन तीन के बाद एक चौथा और थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यस, ये कॉन्सेप्ट 2011-12 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। इसका फॉर्मूला है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स रेवेन्यू डेफिसिट नेट ग्रांट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन। इसमें ये इफेक्टिव शब्द का क्या मतलब है? ये रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे अलग बनाता है? ये रेवेन्यू डेफिसिट को थोड़ा एडजस्ट करता है। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट ये मानकर चलता है कि सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंजम्पशन पर होता है और उससे कोई एसेट नहीं बनता। ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो ग्रांट्स देती है वो होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर राज्य सरकार उस पैसे से स्कूल, सड़क जैसे कैपिटल एसेट्स बना सकती है। अच्छा, तो ये बात है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट उन ग्रांट्स को रेवेन्यू डेफिसिट से हटा देता है जो कैपिटल क्रिएशन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट की एक ज्यादा साफ तस्वीर पेश करता है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये रेवेन्यू स्पेंडिंग के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को एनालाइज करने में मदद करता है। यह आइडेंटिफाई करता है कि रेवेन्यू अकाउंट से किया गया कितना खर्च असल में एसेट क्रिएशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इससे पॉलिसी मेकर्स को रेवेन्यू घाटे की क्वालिटी समझने में बेहतर इंसाइट मिलती है। तो इन चारों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखें तो एक पूरी कहानी बनती है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा प्रैक्टिकल नंबर्स के साथ देखते हैं। सोर्सेज में 3 केस स्टडीज एंड इम्प्लीकेशन सेक्शन है। जी, लेट्स लुक एट केस 1। मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ रुपए है और रेवेन्यू रिसीट्स 60,000 करोड़ है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं और 6,000 करोड़ ब्याज चुकाया है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले रेवेन्यू डिफिसिट निकालते हैं। ओके। फॉर्मूला के हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स यानी 80,000, 60,000, ये हुआ 20,000 करोड़। सिंपल। अब फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डिफिसिट सरकार की टोटल बोरोइंग होती है। केस में साफ दिया है कि सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं, तो यही हमारा फिस्कल डेफिसिट है। ओके, और आखिर में प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डिफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट्स यानी 10,000, 6,000, तो ये हुआ 4,000 करोड़। ये केस स्टडी इन तीनों डेफिसिट्स के बीच के रिश्ते को साफ कर देती है। चलिए अब केस 2 देखते हैं। इसमें यूपीएससी 2025 का रेफरेंस भी है। एक देश का फिस्कल डेफिसिट 50,000 करोड़ रुपए है, उसे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से 10,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। सर ट्रैप है जिसमें एस्पिरेंट्स फंस सकते हैं।
प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला सीधा है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो 50,000 1550 जी 48,500 करोड़ रुपए। और वो ट्रैप क्या है? ट्रैप है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का 10,000 करोड़ का नंबर। सोर्स में एक नोट साफ साफ कहता है कि इस नंबर को दोबारा सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते वक्त इसको पहले ही अकाउंट में ले लिया गया होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जा सकती है। तो इन सभी मेजर्स की इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम समेटे, देखिए, ये सभी डेफिसिट मेजर्स सरकार के अनुशासन, उसकी उधारी की जरूरतों और इकोनॉमी पर उसके असर को जांचने के लिए जरूरी हैं। यूपीएससी 2016 का रेफरेंस बताता है कि लगातार बड़े घाटे से देश एक कर्ज के जाल में फंस सकता है, जिससे आखिर में ग्रोथ और लोगों के भले पर बुरा असर पड़ता है। सोर्सेज में 4-point ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिसिट्स भी है। 2 ग्राफ्स हैं, एक फिस्कल डेफिसिट का और एक रेवेन्यू डेफिसिट का, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में। इसमें 2013 से 2026 तक का डेटा है। हाँ, और इन ग्राफ्स में दो चीजें साफ दिखती हैं। एक तो बजटेड फिगर्स जो ब्लू बार्स हैं और एक्चुअल फिगर्स जो ग्रे बार्स हैं, उनके बीच का फर्क। हाँ, अक्सर असली आंकड़े अनुमान से अलग होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी ओर सबसे अहम चीज जो दिखती है वो है 2020-21 के आसपास एक बहुत बड़ा स्पाइक। हाँ, ये स्पाइक तो काफी ड्रामेटिक है। बिल्कुल, ये स्पाइक साफ तौर पर कोविड-19 पैंडेमिक के असर को दिखाता है। उस दौरान सरकार को लोगों की मदद और इकोनॉमी को संभालने के लिए खर्च अचानक बढ़ाना पड़ा, जबकि टैक्स से आने वाली आमदनी कम हो गई थी। इन ग्राफ से हमें सरकार के फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ यानी घाटे को धीरे धीरे कम करने की कोशिश को ट्रैक करने में भी मदद मिलती है। तो अब तक हमने देखा कि सरकार के खाते में क्या क्या घाटा हो सकता है। जी, लेकिन सरकार इन घाटों और बजट का इस्तेमाल पूरी इकोनॉमी को आगे पीछे करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल की तरह करती है। इसी रिमोट कंट्रोल का नाम है 5 फिस्कल पॉलिसी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको जोड़ा। फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति वही टूल है जिसमें सरकार अपना खर्च यानी एक्सपेंडिचर और टैक्स यानी टैक्सेशन के जरिए इकोनॉमी की रफ्तार को कंट्रोल करती है। अच्छा, इसका मकसद आर्थिक उतार चढ़ाव मतलब इकोनॉमिक साइकिल्स को मैनेज करना होता है। इस रिमोट कंट्रोल के बटन्स क्या क्या हैं? मेरा मतलब है 6 कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसके 4 मुख्य बटन्स या कंपोनेंट्स हैं। पहला है टैक्सेशन पॉलिसी, किससे कितना टैक्स लेना है, नए टैक्स लगाने हैं या पुराने हटाने हैं। ठीक है। दूसरा है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पैसा कहाँ खर्च करना है, सड़कों पर, हॉस्पिटल्स पर या डिफेंस पर। तीसरा है इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सरकारी कंपनीज में पैसा लगाना है या उन्हें बेचना है। और चौथा है डेट और सरप्लस मैनेजमेंट, अगर घाटा है तो उधार कहाँ से लेना है और अगर सरप्लस है तो उस पैसे का क्या करना है। अब आते हैं इसके प्रकार पर। 7 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सोर्सेज में 2 टाइप दिए हैं, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी। पहले एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। हाँ, इसका पर्पस है स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमी सुस्त हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, तब सरकार यह पॉलिसी अपनाती है। इसके टूल्स क्या होते हैं, सरकार ऐसा करती कैसे है? इसके 2 मुख्य टूल्स हैं। एक, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सोशल प्रोग्राम्स पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर देती है। और दूसरा टैक्स कट्स, सरकार टैक्सेस कम कर देती है ताकि लोगों और कंपनीज के हाथ में ज्यादा पैसा बचे और वो ज्यादा खर्च या इन्वेस्ट करें। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका सीधा इम्पैक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करना। मार्केट में पैसा आता है जिससे जॉब क्रिएशन होता है और ये रिसेशंस को रोकने या खत्म करने में मदद करता है। इसका कोई एग्जांपल? इसका क्लासिक एग्जांपल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद देखा गया, जब दुनिया भर की सरकारों ने अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए स्टिमुलस पैकेजेस दिए। अब इसकी ठीक विपरीत है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, इसका पर्पस है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी बहुत तेजी से भाग रही हो और चीजों के दाम यानी महंगाई आसमान छू रहे हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके टूल्स भी एक्सपेंशनरी से बिल्कुल उल्टे होंगे? बिल्कुल। इसके टूल्स है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स इंक्रीजेस। सरकार अपने खर्च कम करती है और टैक्सेस बढ़ा देती है ताकि लोगों के हाथ से एक्स्ट्रा पैसा निकाला जा सके। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल दिक्कत है। जब इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही हो, तब टैक्सेस बढ़ाना या सब्सिडीज कम करना पॉलिटिकल रूप से बहुत मुश्किल फैसला होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अक्सर सरकार वोट बैंक के डर से ये कदम उठाने से हिचकिचाती है। यही इन पॉलिसीज की सबसे बड़ी चुनौती है। खैर, इसका इम्पैक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड को कम करना। ये इकोनॉमी को ओवरहीटिंग और हाई इन्फ्लेशन से बचाता है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल 1970s और 80s में देखा गया, जब यूएस जैसे देशों ने हाई इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इस तरह के कठोर कदम उठाए थे। सोर्सेज में 2 डायग्राम्स भी हैं जो इसे विजुअली दिखाते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग का हिस्सा 80%, टैक्सेशन 20% से बहुत ज्यादा है। जी, जबकि कंट्रैक्शनरी में टैक्सेशन का हिस्सा 70%, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 30% से ज्यादा है। ये इन पॉलिसीज का कोर आइडिया एक झटके में समझा देता है। अब एक अजीब सा सवाल मन में आता है। हम सुनते हैं कि जब इकोनॉमी अच्छा कर रही हो तो सबको खुश होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस वक्त सरकार को खर्च कम करना चाहिए। और जब सब परेशान हैं, तब सरकार को और पैसा बहाना चाहिए। ये तो उल्टा लगता है। सही। इसी उल्टी सोच को समझना जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। ये हमें हमारे अगले सेक्शन पर लाता है। 8 प्रो साइक्लिकल वर्सेस काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। वाह,
क्या ट्रांजिशन है? यही इस विषय का सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे काउंटर इंट्यूटिव हिस्सा है। हाँ। सबसे पहले डेफिनेशन, प्रो साइक्लिकल पॉलिसी वो है जो इकोनॉमिक साइकिल के साथ साथ चलती है। यानी जब तेजी बूम हो तो और खर्च करो, और जब मंदी रिसेशन हो तो खर्च कम कर दो। और काउंटर साइक्लिकल? इसके विपरीत काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी साइकिल के खिलाफ चलती है। मंदी में ज्यादा खर्च करो और तेजी में कम। इनका पर्पस भी बिल्कुल अलग है। प्रो साइक्लिकल का मकसद करंट ट्रेंड को फॉलो करना है, जो असल में उतार चढ़ाव को और बढ़ा देता है। सही। जबकि काउंटर साइक्लिकल का मकसद इकोनॉमी की गाड़ी को झटकों से बचाना और स्टेबिलिटी लाना होता है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में ये कैसे काम करती हैं। एक्शन ड्यूरिंग बूम्स, यानी जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो। एक प्रो साइक्लिकल सरकार टैक्स कम कर देगी और खर्च बढ़ा देगी, जिससे इकोनॉमी और ओवरहीट होगी और महंगाई बढ़ेगी। अच्छा। जबकि एक समझदार काउंटर साइक्लिकल सरकार खर्च कम करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, ताकि इकोनॉमी को ठंडा किया जा सके और फ्यूचर की मंदी के लिए पैसा बचाया जा सके। और इसका ठीक उल्टा होगा एक्शन ड्यूरिंग रिसेशंस में। हाँ, यहाँ प्रो साइक्लिकल पॉलिसी और भी खतरनाक हो जाती है। मंदी में जब आमदनी कम होती है तो ये पॉलिसी कहती है कि खर्च भी कम कर दो और टैक्स बढ़ा दो। ये तो डूबते हुए को पत्थर मारने जैसा हुआ। बिल्कुल। इसके विपरीत काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी, जिसका यूपीएससी 2021 में जिक्र है, कहती है कि ऐसी स्थिति में स्पेंडिंग बढ़ाओ, टैक्सेस कम करो, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और डिमांड बढ़े। एग्जैक्टली। अब इनका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखते हैं। प्रो साइक्लिकल पॉलिसी बूम को बबल और रिसेशन को डिप्रेशन बना सकती है। ये वॉलेटिलिटी बढ़ाती है। कि इलेक्शन से ठीक पहले जब इकोनॉमी ठीक चल रही हो, सरकार वोट के लिए ढेर सारी फ्री स्कीम शुरू कर दे, जिससे आगे चलकर महंगाई बढ़ जाए। बिल्कुल सही। और काउंटर साइक्लिकल का क्लासिक उदाहरण है रिसेशन के दौरान इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्टिमुलस पैकेजेस देना, जैसा कि हमने 2008 क्राइसिस और कोविड-19 के दौरान देखा। ये टैक्सेशन सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज और लेवी है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस या दूसरी एंटिटीज पर लगाती है। अच्छा। इसका मेन पर्पस है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट फंक्शंस को फंड करना। ये एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब नागरिकों और बिजनेसेस को इसे पे करना रिक्वायर्ड है। और ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का एक बहुत ही क्रूशियल सोर्स है। समझ गए। तो अब सोर्स में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो चार्ट दिया गया है जो टैक्सेस के क्लासिफिकेशन का बेसिस बताता है। इसे एक एक करके समझते हैं। जरूर। क्लासिफिकेशन के 6 मेन बेसिस हैं। 6, ओके। पहला है बेस्ड ऑन नेचर। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन एंटिटीज टैक्स्ड, मतलब टैक्स किस पर लग रहा है। इसमें पर्सनल टैक्सेस और कॉर्पोरेट टैक्सेस शामिल हैं। राइट। तीसरा है बेस्ड ऑन पर्पस। इसके तहत रेवेन्यू टैक्सेस और रेगुलेटरी टैक्सेस आते हैं। चौथा बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, जिसमें परमानेंट और टेम्पररी टैक्सेस होते हैं। और आखिरी 2, पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिविटी। इसमें प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्सेस शामिल हैं। और छठा है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस आते हैं। आपने प्रोग्रेसिविटी के आधार पर जो सिस्टम्स बताए, उनमें से प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम पर फोकस करते हैं। ये अक्सर सुनने में आते हैं। हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में हायर इनकम पर हायर टैक्स रेट लगता है। मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। अच्छा। और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स रेट फिक्स्ड होता है। इनकम लेवल चाहे कुछ भी हो, ये प्रॉफिट्स या इनकम का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। चलिए अब डायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया में चलते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सीधे किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की इनकम, वेल्थ या प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। सीधे? हाँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस के विपरीत जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं और कंज्यूमर्स द्वारा इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस सीधे टैक्स पेयर द्वारा गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। सोर्स में डायरेक्ट टैक्सेस के टाइप्स को लेके एक डायग्राम भी है। हाँ, डायग्राम में डायरेक्ट टैक्स के तहत वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स दिखाए गए हैं, जिनके साथ कैपिटल गेन्स टैक्स भी जुड़ा है। सोर्स में 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं यूपीएससी 2025 के रेफरेंस के साथ। जी, ये दोनों पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट यह है कि भारत में अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैसे पोल्ट्री फार्मिंग और रूरल एरियाज में बी कीपिंग से होने वाली इनकम को किसी भी टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। अच्छा, पूरी तरह एग्जेम्प्ट? हाँ, पूरी तरह। और दूसरा पॉइंट यह है कि भारत में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस के तहत कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर कौन करता है? इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। सीबीडीटी? हाँ, सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से डायरेक्ट टैक्स लॉज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। तो सीबीडीटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा और बताइए, इनमें क्या फर्क है? देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीटीटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत काम करती है। ओके। ये डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया की प्लानिंग और पॉलिसी के लिए एसेंशियल इनपुट्स प्रदान करती है और डायरेक्ट टैक्स लॉज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यही जिम्मेदार है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो गवर्नमेंट एजेंसी है जो जमीनी स्तर पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए जिम्मेदार है। इसे सीबीडीटी ही हेड करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा है। Here's where it gets really interesting.
अब स्पेसिफिक डायरेक्ट टैक्सेस को देखते हैं जो टेबल में दिए गए हैं। पहला है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इसे फाइनेंस एक्ट 1987 के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? ताकि जीरो टैक्स कंपनीज की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। इसका की पॉइंट ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि कंपनीज एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करें, भले ही उनकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाए। अच्छा, मतलब एक तरह की सेफ्टी नेट फॉर टैक्स कलेक्शन। नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, ये फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट वगैरह को उनके परचेज प्राइस से ज्यादा प्राइस पर बेचने से होने वाले प्रॉफिट्स पर लगता है। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, ये कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए डिविडेंड्स पर लगाया जाता था। मतलब अब नहीं है। हाँ, 2020-21 के बजट में डीडीटी को खत्म कर दिया गया। अब डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है। और फाइनली सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने पर लगाया जाता है। मतलब ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है। अब एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक है डिजिटल जायंट्स पर टैक्स। सो उसमें जीएफए टैक्स, ग्लोबल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी इंडिया के बीच एक कंपैरिजन दिया गया है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कंपैरिजन है। चलिए इसे एस्पेक्ट बाय एस्पेक्ट ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो जीएफए टैक्स गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी मेजर डिजिटल कंपनियों पर लगता है। वहीं इक्वलाइजेशन लेवी भारत में नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर लगता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है? जीएफए टैक्स का उद्देश्य है कि टेक जायंट्स जिन देशों में उनके सिग्निफिकेंट यूजर बेस हैं, वहां फेयर टैक्स कंट्रीब्यूशन करें, जबकि इक्वलाइजेशन लेवी का उद्देश्य डिजिटल फर्म्स के लिए एक लेवल टैक्स फील्ड बनाना है। और इनका फोकस? गाफा टैक्स का फोकस हाई डिजिटल रेवेन्यूज वाली लार्ज टेक कंपनीज पर है। इक्वलाइजेशन लेवी का फोकस ब्रॉडर डिजिटल सर्विसेज और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पर है। टैक्स बेस और टैक्स रेट के बारे में क्या? गाफा टैक्स में रेवेन्यू स्पेसिफिक कंट्रीज में डिजिटल सर्विसेज से आता है। इक्वलाइजेशन लेवी में ग्रॉस रेवेन्यू नॉन रेजिडेंट डिजिटल फर्म्स द्वारा प्रोवाइडेड सर्विसेज से आता है। और रेट? गाफा टैक्स कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे फ्रांस में 3% है। इक्वलाइजेशन लेवी भारत में 6% था, जिसे 1 अप्रैल 2025 से विड्रॉ करने के लिए इंडियाज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने वोट किया है। अब एक और की इकोनॉमिक टर्म है टैक्स बोयंसी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? टैक्स बोयंसी ये बताता है कि जीडीपी में चेंज के रिस्पॉन्स में टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज होता है। मतलब ये दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंजेस के प्रति टैक्स रेवेन्यूज कितने रिस्पॉन्सिव हैं। इसका फॉर्मूला और लेटेस्ट डेटा क्या कहता है? फॉर्मूला है टैक्स बोयंसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। ओके। डेटा की बात करें तो इंडिया का डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो FY 13-14 में 5.62% से बढ़कर FY 22-23 में 6.11% हो गया और FY 23-24 में ये 24 ईयर हाई ऑफ 6.64% पर पहुंच गया। ये तो काफी अच्छी ग्रोथ है। हाँ, और एक सर्वे के अनुसार FY 24-25 के लिए टैक्स बोयंसी का अनुमान 1.4 है। सोर्स में बोयंसी 1 और बोयंसी इक्वल्स टू 1 की इंटरप्रिटेशन भी दी गई है। हाँ, बोयंसी 1 का मतलब है कि टैक्स रेवेन्यूज इकोनॉमी से फास्टर रेट पर ग्रो कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब इकोनॉमी एक्सपैंड करती है या इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस के कारण। बोयंसी इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि टैक्स रेवेन्यूज इकोनॉमी के सेम रेट पर ग्रो कर रहे हैं और बोयंसी 1 का मतलब है कि टैक्स रेवेन्यूज इकोनॉमी से स्लोअर रेट पर ग्रो कर रहे हैं। एक छोटा बॉक्स है PW+ ऑन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। What's fascinating here? टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग ये इन्वेस्टर्स को मार्केट लॉसेस का उपयोग करने देता है। कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट लॉसेस को ऑफसेट करके ये ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। अच्छा। यह साबित करता है कि एक बुरा ट्रेड भी कुछ फाइनेंशियल रिलीफ ला सकता है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब फोकस शिफ्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। इसका फंडामेंटल आइडिया क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस ये गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी जो फैक्ट्री प्रेमिसेस से गुड्स के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन पर लगता था। सोर्स में एक डायग्राम है जो सेंटर और स्टेट लेवल के इनडायरेक्ट टैक्सेस को दिखाता है। हाँ, डायग्राम के अनुसार सेंटर के टैक्सेस थे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और स्टेट के थे वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। तो जीएसटी आने से पहले के कुछ प्रमुख इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझते हैं, जैसा सोर्स में दिया गया है। जरूर। कस्टम्स ड्यूटी ये कमोडिटीज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। सर्विस टैक्स ये सर्विसेज के प्रोविजन पर लगता था। और सेंट्रल सेल्स टैक्स? सेंट्रल सेल्स टैक्स CST ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2 स्टेट्स के बीच गुड्स की सेल पर लगाया जाता था। टैक्स उस स्टेट में कलेक्ट होता था जहां से सेल ओरिजिनेट हुई, जिसे ओरिजिन बेस्ड टैक्स कहते थे। अच्छा, और वैल्यू एडेड टैक्स VAT? इस पर UPSC 2011 में सवाल भी आया था। हाँ, वैल्यू एडेड टैक्स VAT ये स्टेट के भीतर गुड्स की सेल पर लगता था। VAT प्रोडक्शन के हर स्टेज पर ऐड किए गए वैल्यू पर लगाया जाता था। इसमें क्रेडिट वाला सिस्टम था, है ना? बिल्कुल। VAT सिस्टम में वैल्यू चेन की हर एंटिटी को खरीदे गए इनपुट्स पर चुकाए गए टैक्सेस का क्रेडिट क्लेम करने की परमिशन थी। और एंट्री टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी? एंट्री टैक्स इंडियन स्टेट्स द्वारा इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स पर लगाया जाता था।
और स्टैम्प ड्यूटी ये एक टैक्स है जो लीगल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स को लीगलाइज करने के लिए लगाया जाता है। इसकी रेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भिन्न हो सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म पर, जीएसटी। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी ने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम में सबज्यूम कर दिया। इसकी इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड क्या है? इंट्रोडक्शन तो 1 जुलाई 2017 को हुआ, लेकिन इसका बैकग्राउंड पुराना है। 2003 में केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी की सिफारिश की थी। फिर 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। और जीएसटी टैक्स स्लैब्स क्या है? इसके मेन स्लैब्स हैं 1 मेरिट रेट 5% एसेंशियल्स पर, 2 स्टैंडर्ड रेट 18% ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज पर, और लग्जरी गुड्स के लिए? हाँ 3 स्पेशल डीमेरिट रेट जो 40% तक है सिन और लग्जरी गुड्स जैसे पान मसाला, टोबैको, हाई एंड व्हीकल्स पर। अच्छा। और 4 इसमें सब्ज्यूमिंग कॉम्पेंसेशन सेस का भी प्रावधान है, मतलब एक अलग सेस रजीम को खत्म करके उसे 40% स्लैब में ही शामिल किया गया है। सोर्स में जीएसटी के की एस्पेक्ट्स पर एक डिटेल टेबल है, चलिए उसे देखते हैं। टाइप में लिखा है ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हाँ, टाइप डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहां गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होते हैं टैक्स वहां कलेक्ट होता है। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है जब इनपुट्स पर टैक्स रेट आउटपुट्स पर टैक्स रेट से ज्यादा होता है, जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। जीएसटी में से ठीक करने की कोशिश की गई है। राइट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब परचेजेस पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट जो वैल्यू एडेड एट ईच सप्लाई स्टेज पर अप्लाई होता है। कंप्लायंस के लिए क्या व्यवस्था है? कंप्लायंस के लिए बिजनेसेस को जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से रेगुलर ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। जीएसटी काउंसिल का क्या रोल है? कैटेगराइजेशन, गुड्स और सर्विसेज को टैक्स स्लैब्स में कैटेगराइज करना ये जीएसटी काउंसिल ही तय करती है और इसे अपडेट करती है। और एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी? एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ये सुनिश्चित करती है कि बिजनेसेस रिड्यूस टैक्स रेट्स या इनपुट क्रेडिट्स का लाभ कंज्यूमर्स को दें। इसमें डुअल जीएसटी मॉडल और आईजीएसटी का भी जिक्र है। हाँ, डुअल जीएसटी मॉडल मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों जीएसटी लेवी करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पर लगता है और सेंटर और स्टेट्स के बीच शेयर होता है। कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स, ई-वे बिल, जीएसटीएन, इनके बारे में भी बताएं। स्टेट्स को जीएसटी के कारण हुए रेवेन्यू लॉस के लिए 5 साल तक कॉम्पेंसेट किया गया। 50,000 रुपए से ज्यादा के गुड्स की मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेबल रिक्वायर्ड है, और जीएसटीएन इस पूरे सिस्टम का डिजिटल बैकबोन है जो एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। तो कौन-कौन से सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए? सेंट्रल टैक्सेस सब्ज्यूम्ड में मुख्य थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स सीवीडी वगैरह। और स्टेट टैक्सेस? स्टेट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड में स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट शामिल थे। अगर जीएसटी को लेकर कोई डिस्प्यूट्स हो तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? उसके लिए जीएसटैट है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या है? एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के तहत एस्टैब्लिश्ड एक अपीलेट अथॉरिटी है। इसका फंक्शन क्या है? जीएसटी अथॉरिटीज द्वारा पारित ऑर्डर्स के खिलाफ अपील सुनना। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अच्छा। इसके कंपोजिशन में एक प्रेसिडेंट, एक जुडिशियल मेंबर और 2 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। साथ ही स्टेट बेंचेस भी हो सकती हैं। फाइनली कौन से टैक्सेस हैं जो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं? हाँ, कुछ चीजें अभी भी बाहर हैं। सोर्स के बॉक्स के अनुसार ये हैं: बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल, टैक्स ऑन टोबैको एंड अल्कोहल, स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, व्हीकल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। सबसे पहले टैक्स से जुड़े 2 फंडामेंटल टर्म्स जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। सोर्स में एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, टैक्स एवेजन का मतलब है गैर कानूनी तरीके से टैक्स की चोरी करना, जैसे अपनी इनकम छुपाना या गलत खर्चे दिखाना। ये प्योर एंड सिंपल इलीगल है। ओके, दूसरी तरफ टैक्स अवॉइडेंस कानून के दायरे में रहकर उसके लूप होल्स या कमियों का फायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना है। इंटरेस्टिंग। तो मतलब एक है कानून को तोड़ना और दूसरा है कानून को एक तरह से मरोड़ना। एग्जैक्टली, दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवेजन इलीगल और पनिशेबल है, इसमें जुर्माना और जेल तक हो सकती है। राइट। अवॉइडेंस टेक्निकली लीगल है पर इसे अनएथिकल माना जाता है। इवेजन के मेथड्स होते हैं ब्लैक मनी रखना, एसेट्स छुपाना, जबकि अवॉइडेंस में टैक्स सेविंग स्कीम्स, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल होता है। तो इवेजन का एक एग्जांपल होगा इनकम रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करना, और अवॉइडेंस का लो टैक्स कंट्री में ऑफशोर अकाउंट्स यूज करना। बिल्कुल। और इसीलिए अवॉइडेंस में पेनल्टी नहीं होती, पर सरकार इसे देखती जरूर है। अच्छा। हाँ, अवॉइडेंस से सरकार को सिग्नल मिलता है कि कानून में कहाँ लूप होल्स हैं, और अक्सर इसी के जवाब में फ्यूचर में लीगल रिफॉर्म्स किए जाते हैं ताकि उन लूप होल्स को बंद किया जा सके। दैट्स अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन। अब बात करते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की। ये कंपनियां अक्सर अपना टैक्स बर्डन कम करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग और बीप्स का। ये क्या है? बेप्स आप समझिए एक तरह का कॉर्पोरेट मैजिक ट्रिक है। इमेजिन कीजिए एक कंपनी इंडिया जैसी हाई टैक्स कंट्री में ह्यूज प्रॉफिट्स कमाती है,
बट कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग का इस्तेमाल करके वो इन प्रॉफिट्स को ऑन पेपर शिफ्ट कर देती है अपनी ही एक सब्सिडियरी में जो किसी लो टैक्स या नो टैक्स कंट्री में है, एक टैक्स हेवन में। तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जहां असल में बिजनेस हुआ वहां का टैक्स बेस इरोड हो जाता है, मतलब सरकार को टैक्स रेवेन्यू का भारी नुकसान होता है। ये तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए OECD का एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसे G20 का भी समर्थन प्राप्त है। द बेप्स प्रोजेक्ट देशों को कोऑपरेट करने के लिए गाइडलाइंस देता है। ओके। इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर जोर है, जैसे कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, जहां MNEs को बताना पड़ता है कि वो किस देश में कितना प्रॉफिट और टैक्स पे कर रही हैं। इंडिया इसका एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। ओके, सो BEPS डील करता है कंपनियों के अलग-अलग देशों के टैक्स सिस्टम्स के बीच के गैप्स को एक्सप्लॉइट करने से। यस। इसी से जुड़ा एक और टूल है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और DTAA। राइट। DTAA दो देशों के बीच एक एग्रीमेंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ये इंश्योर करना कि किसी टैक्स पेयर को, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी, अपनी सेम इनकम पर दो अलग-अलग देशों में टैक्स ना देना पड़े। हाँ, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। हाँ बिल्कुल, साथ ही ये टैक्स इवेजन को रोकने में भी मदद करता है। बट हैव देयर बीन रीसेंट डेवलपमेंट्स टू स्ट्रेंथन इट अगेंस्ट मिसयूज? मतलब इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ हुआ है? यस, हाल के वर्षों में इंडिया ने अपने कई DTAAs को रिवाइज किया है। अब इनमें एंटी BEPS प्रिंसिपल्स को शामिल किया जा रहा है ताकि ट्रीटी शॉपिंग को रोका जा सके, मतलब DTAA का गलत फायदा उठाने से। फोकस इस बात पर है कि टैक्स राइट्स उस देश को मिले जहां एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। एग्जैक्टली। तो DTA दो देशों के बीच टैक्स इशू सुलझाता है। लेकिन क्या हो जब बड़ी कंपनियां किसी तीसरे ही देश में, जहां टैक्स लगभग शून्य हो, अपना सारा मुनाफा दिखा दें? इसी समस्या से निपटने के लिए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का आइडिया सामने आया, राइट? एग्जैक्टली। द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स या GMCT इस रेस टू द बॉटम को खत्म करने के लिए एक लैंडमार्क स्टेप है, जहां देश कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम करके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके फ्रेमवर्क के दो पिलर्स हैं ना? हाँ, पिलर 1 कहता है कि MNEs को अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा उन देशों में भी टैक्स करना होगा जहां उनके कस्टमर्स हैं, भले ही वहां उनका कोई फिजिकल ऑफिस ना हो। ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत रेलेवेंट है। और पिलर 2? पिलर 2 एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 15% सेट करता है। 1 मिनट, 15%? पर भारत में तो कॉर्पोरेट टैक्स इससे ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लार्जली यू आर राइट। इसका सीधा असर उन MNEs पर पड़ेगा जो अपना प्रॉफिट टैक्स हेवन जैसे देशों में दिखाती हैं, जहां टैक्स रेट 5% या 0% है। अब उन्हें भी कम से कम 15% टैक्स देना होगा। राइट। भारत के लिए इसका मतलब है कि दूसरी कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अपना प्रॉफिट भारत से बाहर शिफ्ट करने के लिए कम मोटिवेट होंगी। इंडिया का जो अपना डिजिटल टैक्स है, द इक्वलाइजेशन लेवी, उसे भी इस ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करने के लिए रीअसेस किया जाएगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर आते हैं। कैसे एक ही कंपनी खुद को ही सामान बेचकर अरबों का टैक्स बचा सकती है? यहीं पर ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही परिवार की दो दुकानें हैं। एक दुकान भारत में है जहां टैक्स 30% है और दूसरी दुकान एक टैक्स फ्री देश में है। ओके। अब अगर भारत वाली दुकान अपना सारा सामान टैक्स फ्री देश वाली दुकान को बहुत सस्ते में बेच दे तो भारत में प्रॉफिट कम दिखेगा और टैक्स भी कम लगेगा। अच्छा। और अगर वो उस दुकान से कोई सर्विस बहुत महंगे में खरीद ले तो भी भारत में प्रॉफिट कम हो जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम इसी चीज को रोकने के लिए हैं। तो नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं कि रिलेटेड एंटिटीज के बीच ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ बेसिस पर होने चाहिए, यानी प्राइसिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसी दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच होती। इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज प्रॉफिट शिफ्टिंग रोकने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग की बहुत बारीकी से स्क्रूटनी करती हैं। और अगर किसी MNE को कंफ्यूजन हो कि उनकी प्राइसिंग सही है या नहीं, तो क्या कोई मैकेनिज्म है? हाँ, उसके लिए है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स यानी AAR। टैक्स पेयर्स, खासकर MNEs, AAR के पास जाकर अपने कॉम्प्लेक्स टैक्स मैटर्स पर एक बाइंडिंग एडवाइस ले सकती हैं। इससे उन्हें क्लैरिटी मिलती है और फ्यूचर में टैक्स रिलेटेड लिटिगेशन से बचने में मदद मिलती है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स और JAR। ये सुनने में काफी पावरफुल लगता है। ये है भी। JAR टैक्स अथॉरिटीज को दी गई एक पावर है टू नलिफाई एनी अरेंजमेंट जिसका प्राइमरी पर्पस सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेना है और उसमें कोई जेन्युइन कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो JAR एक तरह से टैक्स ऑफिसर के लिए एक स्पिरिट ऑफ द लॉ वाला हथियार है। मतलब अगर कोई कंपनी 100 अलग-अलग लीगल स्टेप्स लेकर एक ऐसी स्कीम बनाती है जिसका अकेला मकसद टैक्स बचाना है, तो JAR के तहत अधिकारी कह सकता है कि तकनीकी रूप से ये लीगल है पर इसका इरादा गलत है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। Perfectly explained. That's the core idea. But this also brings a counter argument. काउंटर आर्ग्यूमेंट। हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे टैक्स टेररिज्म का खतरा नहीं बढ़ता? क्या कंपनियां ये सोचकर निवेश करने से डरेंगी कि कल को कोई भी टैक्स ऑफिसर उनके लीगल ट्रांजैक्शन को अवॉइडेंस बताकर चैलेंज कर सकता है? दैट्स अ वैलिड कंसर्न। इसलिए इंडिया में JAR को काफी सेफगार्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था।
to ensure fair implementation. Yes, to maintain a balance. हमारे सोर्स में एक बॉक्स आइटम है PW+, which mentions Project Insight. What's that about? प्रोजेक्ट इनसाइट एक बिग डेटा और एनालिटिक्स प्रोजेक्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है। इसका गोल है बेनिफिशियल ओनरशिप को ट्रैक करना और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करना। For example, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन रेजिडेंट ब्लैक मनी को एफडीआई के जरिए वापस लाता है तो सिस्टम पैन पासपोर्ट एफडीआई लिंक को ऑटोमेटिकली फ्लैग कर देगा। इट्स अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स कर्बिंग टैक्स इवेजन थ्रू टेक्नोलॉजी। अब टैक्स रिफॉर्म्स पर आते हैं। कमिटीज एंड देयर रिकमेंडेशंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विथ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। 2002 की केलकर कमेटी एक बड़ा माइलस्टोन थी। ये 2002 की बात है, जब भारत का टैक्स सिस्टम एक मकड़ जाल जैसा था, विद मेनी एग्जाम्पशंस एंड कॉम्प्लेक्स रूल्स। द केलकर कमेटी रिपोर्ट एक तरह से इस जाल को साफ करने का पहला मेजर ब्लूप्रिंट था। इसका कोर मैसेज क्या था? कोर मैसेज था सिंप्लीफाई द लॉज, रैशनलाइज टैक्स रेट्स एंड ब्रॉडन द टैक्स बेस। आज हम जो सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम देखते हैं, उसकी नींव वहीं रखी गई थी। इसके बाद 2012 में पार्थारथी शोम कमेटी आई, जिसने जीएआर पर फोकस किया। हाँ, जब जीआर का प्रपोजल आया तो इंडस्ट्री में काफी चिंता थी। शोम कमेटी ने इन्हीं चिंताओं को एड्रेस किया। उन्होंने जीएआर के मिसयूज के खिलाफ सेफगार्ड्स की सिफारिश की, जैसे कि इसे अप्लाई करने के लिए क्लियर क्राइटेरिया हो और एक्सपर्ट पैनल्स रिव्यू करें। एंड देन द डायरेक्ट टैक्स कोड टास्क फोर्स अंडर अखिलेश रंजन इन 2017-19। इस कमेटी की सिफारिशों में से वो कौन सी एक बात थी जो अगर लागू हो जाती तो टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव लाती? द सिंगल बिगेस्ट गेम चेंजर होता कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कम करना और साथ ही साथ लगभग सभी एग्जेम्पशंस को हटा देना। द मोटो वाज लोअर रेट्स, नो एग्जेम्पशंस। अच्छा, इसका मकसद था सिस्टम को साफ सुथरा बनाना। इससे कंपनियों के लिए टैक्स प्लानिंग आसान हो जाती और सरकार के लिए कलेक्शन प्रिडिक्ट करना भी। it aimed to simplify everything from individual tax slabs to capital gains taxation. Now, let's look at indirect tax reforms. The journey towards GST was a long one, starting way back with the Raja J. Chalaiya Committee in 1991. Yes, द चलैया कमेटी ने सबसे पहले एक वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल दिया था, टू रिप्लेस द मेसी कैस्केड ऑफ टैक्सेस। The idea was to harmonize central taxes and provide input tax credit. और उसके बाद कल्याणी मेनन सेन कमेटी ने 2002 में कस्टम्स और एक्साइज को सिंप्लीफाई करने पर काम किया, जबकि टीआर रस्तागी कमेटी ने 2011 में सर्विस टैक्स को स्ट्रीमलाइन करने पर फोकस किया। And finally, the Arvind Subramanian Committee in 2015, just before GST was rolled out. राइट। इस कमेटी ने फाइनल जीएसटी स्ट्रक्चर को शेप करने में क्रूशल रोल निभाया। इट रिकमेंडेड अ रेवेन्यू न्यूट्रल रेट फॉर जीएसटी, जिसका मतलब है एक ऐसा रेट जिसे स्विच के बाद सरकार का रेवेन्यू सेम रहे। It also proposed lower rates for certain goods and a framework for compensating states for any revenue loss. सोर्स में इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो ट्रेंड पर एक ग्राफ भी है। व्हाट डज इट टेल अस? द टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक तरह से देश का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। ये दिखाता है कि नेशनल इनकम का कितना परसेंटेज टैक्स के रूप में कलेक्ट हो रहा है टू फंड पब्लिक सर्विसेज। ग्राफ दिखाता है कि इंडिया का रेशियो फ्लक्चुएट हुआ है। ये FY 2008 में करीब 12.1% पर पीक पर था और FY 2024 में 11.8% के आसपास रहने का अनुमान है। राइट। डेटा ये भी दिखाता है कि रीसेंट ईयर्स में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से थोड़ा ज्यादा रहा है। So what does this all mean? What are the implications if this ratio decreases? ग्रोथ रेट का संकेत हो सकता है क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ बढ़ते हैं। दूसरा, ये लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की तरफ भी इशारा कर सकता है। मतलब हो सकता है कि इनकम का एक बड़ा हिस्सा अंडर टैक्स सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड हो या टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा हो रहा हो। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। तो हमने देखा कि सरकार टैक्स के जरिए पैसा कैसे कमाती है और टैक्स सिस्टम को सुधारने की कोशिशें कैसे हुई हैं, लेकिन अक्सर सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल यहीं से कहानी में डेफिसिट और डेट की एंट्री होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू बोरोइंग देयर हैव टू बी सम रूल्स। दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, द FRBM एक्ट। एग्जैक्टली। द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट और FRBM एक्ट सरकार की बोरोइंग के लिए रूल बुक है। इसका कोर आइडिया सिंपल है, वित्तीय अनुशासन और फिस्कल डिसिप्लिन। ओके, It aims to limit fiscal deficits, control government debt, and maintain macroeconomic stability. व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स? The main objectives all point towards one goal: responsible financial management. ये फिस्कल डेफिसिट को कम करने, डेट को कंट्रोल करने, स्टेबिलिटी प्रमोट करने और इंटरजेनरेशनल इक्विटी इंश्योर करने के बारे में है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी मतलब हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस पर डेट का अनफेयर बर्डन नहीं डालना चाहिए। ये एक्ट फिस्कल मैटर्स में ट्रांसपेरेंसी और मीडियम टर्म प्लानिंग को भी मैंडेट करता है। और इस एक्ट के तहत की टारगेट्स क्या हैं? द एक्ट स्पेसिफिक टारगेट सेट करता है। फॉर एग्जांपल FY 26 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.4% ऑफ GDP,
सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो FY 2025-26 तक 56.1% तक गिरने का अनुमान है। सरकार को फिस्कल कंसोलिडेशन का एक पाथ भी प्रेजेंट करना होता है। व्हाट इफ देयर इज अ नेशनल क्राइसिस लाइक द पैंडेमिक? क्या सरकार इन टारगेट से डिविएट कर सकती है? यस, इसमें एक एस्केप क्लॉज है। ये प्रोविजन नेशनल डिजास्टर, वॉर या सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी इमरजेंसीज में फिस्कल टारगेट से टेम्पररी डिविएशन की अनुमति देता है। अच्छा, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फॉर इंस्टेंस इस क्लॉज को इन्वोक किया गया था ताकि स्टेट्स अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट से ज्यादा बोरो कर सके टू मैनेज द क्राइसिस। एंड देयर आर स्पेसिफिक टारगेट्स फॉर द स्टेट्स एज वेल? यस, स्टेट्स के अपने FRBM टारगेट्स है। जनरली उनका फिस्कल डेफिसिट उनके GSDP का 3% टारगेट किया जाता है और डेट टू GDP रेशियो 25% विद सिमिलर रिलैक्सेशन क्लॉजेस फॉर इमरजेंसीज। अब आते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA पर। ये क्या है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस RBI द्वारा स्टेट्स को दिए गए शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। इसे एक टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह समझिए। ओके, कभी कभी एक स्टेट के रेवेन्यू इनफ्लो और एक्सपेंडिचर आउटफ्लो में मिसमैच हो जाता है। WMA उन्हें इन टेम्पररी लिक्विडिटी क्रंचेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसकी लिमिट्स और इंटरेस्ट रेट्स RBI सेट करता है। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉडर टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट डेट एंड डेफिसिट्स। जब सरकार का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तो उसे उस गैप को फाइनेंस करना पड़ता है। राइट, इसके टिपिकली 3 तरीके हैं। पहला टैक्सेशन, जो आइडियल है पर इसकी अपनी लिमिट्स हैं। दूसरा है बोरोइंग, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके। ये सबसे कॉमन मेथड है, लेकिन ये रीपेमेंट का बर्डन फ्यूचर जनरेशंस पर डालता है। और तीसरा और सबसे रिस्की है प्रिंटिंग मनी, जिससे हाई इन्फ्लेशन हो सकता है। डेट को अक्सर पोटेंशियल बर्डन कहा जाता है। Why so? इसके 2 मेन रीजन हैं। पहला, इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया। जो कर्ज हम आज लेते हैं वो हमारे बच्चों और उनके बच्चों को अपने टैक्सेस से चुकाना पड़ेगा। राइट। दूसरा है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जब सरकार मार्केट से भारी मात्रा में बोरो करती है तो प्राइवेट कंपनीज के लिए बोरो और इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल फंड्स का पूल कम हो सकता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। सोर्स में नॉन फाइनेंशियल डेट का भी जिक्र है, अ टर्म फ्रॉम अ UPSC 2020 क्वेश्चन। यस, नॉन फाइनेंशियल डेट में इकोनॉमी का सारा डेट शामिल है, फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़कर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसमें हाउस होल्ड्स द्वारा लिए गए लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स और ट्रेजरी बिल्स, जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेट का एक फॉर्म है, शामिल होंगे। There's an interesting theory mentioned, Ricardian equivalence. It sounds complex. इसका आइडिया एक्चुअली काफी इंट्यूटिव है। ये थ्योरी कहती है कि लोग फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। तो अगर सरकार आज उन्हें 1000 रुपए का टैक्स कट देती है, लेकिन उसे बोरोइंग से फाइनेंस करती है, तो रैशनल कंज्यूमर्स सोचेंगे, अच्छा, इसका मतलब है कि सरकार को भविष्य में इस डेट को चुकाने के लिए टैक्सेस 1000 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो एक्स्ट्रा 1000 रुपए खर्च करने के बजाय उसे सेव कर लेंगे फ्यूचर टैक्स हाइक के लिए। Interesting. ये थ्योरी डेट फाइनेंस स्पेंडिंग की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाती है। So what does public debt in India actually look like? Public debt in India सरकार की टोटल बोरोइंग्स को रेफर करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना, फिस्कल डेफिसिट को ब्रिज करना, मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट करना और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान एक स्टेबलाइजिंग टूल के रूप में काम करना। राइट। बेसिकली सरकार का कर्ज 2 तरह का होता है, देश के अंदर से लिया गया यानी इंटरनल डेट और देश के बाहर से यानी एक्सटर्नल डेट, एंड द बिगेस्ट चंक इज इंटरनल डेट, राइट? एब्सोल्युटली। इंटरनल डेट सबसे बड़ा कंपोनेंट है। इसमें लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज GSECs और शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स T-bills शामिल हैं। सरकार इन सिक्योरिटीज को इशू करके पैसा रेज करती है, जिन्हें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और इंडिविजुअल्स खरीदते हैं। एन एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट फॉरेन सोर्सेज से बोरो किया जाता है। ये मल्टीलैटरल डेट हो सकता है वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशन से, बायलैटरल डेट हो सकता है दूसरे देशों की सरकारों से, या कमर्शियल बोरोइंग्स हो सकती हैं इंटरनेशनल बैंक से। Finally, the source lists the components of government's debt and liabilities. Instead of just reading the list, can you explain the big picture? Of course, सबसे बड़ा component by far है market borrowings, GSECs and T-bills. फिर आते हैं funds from small savings and provident funds. ये basically PPF और NSE जैसी schemes का पैसा है, जिसमें लोग invest करते हैं, जिसे सरकार फिर अपने spending को finance करने के लिए use करती है। What about liabilities like state development loans, SDLs? SDLs बेसिकली GSECs ही हैं, पर इन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए इशू करती हैं। फिर है अदर लाइबिलिटीज, जिसमें ऑयल और फर्टिलाइजर बॉन्ड्स जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं, जो पास्ट में स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इशू की गई थीं। एसेंशियली ये पूरा स्ट्रक्चर हमें एक डिटेल स्नैपशॉट देता है कि सरकार पर किसका कितना और कैसा कर्ज है। शुरुआत करते हैं इंडिया के डेट ओवरव्यू से। तो सबसे पहले इंडियाज एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो की क्या स्थिति है? तो देखिए, जून 2025 के एंड तक इंडिया का एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो मॉडरेट होकर
18.9% हो गया है। अच्छा, ये मार्च 2025 के 19.1% से थोड़ा कम है। मतलब ये एक अच्छी बात है। हाँ, एक पॉजिटिव साइन है। अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट जून 2025 के एंड में USD 747.2 बिलियन था। और इस डेट की कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब करेंसी वाइज? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस डेट का सबसे बड़ा कंपोनेंट मतलब 53.8% US डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स हैं। आधे से भी ज्यादा। एग्जैक्टली। और इसके बाद आता है इंडियन रूपी में डिनोमिनेटेड डेट, जो कि 30.6% है। अच्छा, तो उस पे करेंसी फ्लक्चुएशन का असर नहीं होता होगा? सही पकड़ा। बाकी SDR का हिस्सा 4.6% और यूरो का 3.5% है। सोर्स मटेरियल में कुछ चार्ट्स भी दिए गए हैं, वो क्या ट्रेंड्स दिखा रहे हैं? पहला चार्ट 1 इंडियाज एक्सटर्नल डेट का प्रोग्रेशन दिखाता है 2014 से 2024 तक। 2014 में ये 446.2 बिलियन USD था, जो 2024 तक बढ़कर 663.8 बिलियन USD हो गया है। तो इसमें एक साल दर साल राइज दिखता है। लेकिन चार्ट 2 तो रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डेट टू GDP दिखाता है, उसमें क्या कहानी है? हाँ, वो एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। ये रेशियो 2015 में 23.9% तक गया था, जो कि पीक था, और फिर धीरे धीरे मॉडरेट हुआ है। अच्छा, 2024 में प्रोविजनल डेटा के हिसाब से ये 18.7% है। और चार्ट 3 में तो मेजर इकोनॉमी से कंपैरिजन है। US, UK, जापान, इनके नंबर्स तो बहुत ज्यादा हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे US का 122.7, UK का 283.8, UK का 283.8%। मतलब उनकी GDP का लगभग 3 गुना। बिल्कुल। और जापान का 263.0, जर्मनी का 148.2। इनके कंपैरिजन में इंडिया का 18.7 काफी बेहतर है। चाइना का भी 13.7 है। ठीक है, अब डेट की इंटरनल कॉम्पोजिशन पर आते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इसके बारे में बताइए। तो कंपोजिशन में देखें और लॉन्ग टर्म डेट मतलब ऐसे लोन्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है, उनमें 9.2% YOY की बढ़ोतरी हुई है। ये एक स्टेबल साइन माना जाता है। और शॉर्ट टर्म डेट? शॉर्ट टर्म डेट में 4.6% YOY की गिरावट आई है, जो कि रिस्क कम करता है। अच्छा, अगर हम देखें कि ये कर्ज लिया किसने है, तो डिपॉजिट स्टिकिंग कॉर्पोरेशंस, जिनमें सेंट्रल बैंक भी शामिल है, उनका हिस्सा एक्सटर्नल डेट में 28.1% है। और जनरल गवर्नमेंट डेट मतलब सरकार का कर्ज, वो कुल एक्सटर्नल डेट का 22.4% है। ये कितना बनता है अमाउंट में? ये है $148.7 बिलियन, और इसमें भी 11.9% YOY की वृद्धि हुई है। और दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? ग्लोबल कंपैरिजन में देखें तो चाइना का पब्लिक डेट रेशियो 96% के साथ 21st रैंक पर है, जो डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले काफी कम है। और इंडिया का? इंडिया का डेट टू GDP रेशियो 80% के आसपास है, जिसे हाई कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य इस डेट टू GDP रेशियो को 31 मार्च 2031 तक 30.1% तक लाने का है। आगे बढ़ते हैं ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शंस की तरफ। फ्यूचर आउटलुक क्या कहता है? ट्रेंड्स बताते हैं कि जर्मनी में 2015 से गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशियो में लगातार गिरावट देखी गई है। और चाइना? चाइना का रेशियो इसी दौरान अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। और इंडियाज फ्यूचर आउटलुक? इंडिया के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। अनुमान है कि जनरल गवर्नमेंट डेट टू GDP FY24 के 82.5% से घटकर FY31 तक 73.4% हो जाएगा। अच्छा, ये तो काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। हाँ, और इसके पीछे स्ट्रैटेजिक फिस्कल डिसिप्लिन और फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स को कारण माना जा रहा है। और इस 82.5% में से सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू GDP 56.8% है, और बाकी राज्यों का कंबाइंड शेयर है। ठीक है, अब बात करते हैं उन एजेंसीज की जो इस पब्लिक डेट को मैनेज करती हैं। कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें कई प्लेयर्स हैं। सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, वो इंडिया के इंटरनल डेट को मैनेज करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट्स को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फिस्कल पॉलिसी और डेट स्ट्रैटेजी बनाती है। एक्सटर्नल बोरोइंग भी यही देखते होंगे। हाँ, एक्सटर्नल बोरोइंग और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ लेज-ऑन भी यही करते हैं। सेबी का क्या रोल है इसमें? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी सिक्योरिटीज मार्केट्स को रेगुलेट करता है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी शामिल हैं। तो मार्केट ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना इनका काम है। एग्जैक्टली। फिर है पब्लिक डेट ऑफिस या PDO। ये RBI के अंडर काम करता है, राइट? हाँ, RBI के अंडर। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इश्यूएंस और सर्विसिंग को हैंडल करता है, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स। और FRBM रिव्यू कमेटी? वो एक तरह से वॉचडॉग है, फिस्कल डिसिप्लिन और बजट टारगेट्स के अनुपालन की निगरानी करती है, जिसका डेट मैनेजमेंट पॉलिसीज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। राइट। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू G-SEC के मेजर बायर्स होते ही हैं। हाँ, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल PDMC का भी जिक्र है, इसका क्या रोल है? PMDC को 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक तरह से एक इंडिपेंडेंट पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी या PDMA बनाने की दिशा में एक कदम था। तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट को RBI से एक ऑटोनॉमस एजेंसी में ट्रांसफर करना। अच्छा, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। परफेक्ट। इसे जॉइंट सेक्रेटरी बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लीड करते हैं, और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डेट स्ट्रैटेजीज बनाना, मार्केट लिक्विडिटी सुनिश्चित करना और एक सेंट्रलाइज्ड डेट डेटाबेस बनाना। चलिए, अब एक बहुत ही अहम टॉपिक पर आते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट और डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसमें क्या फर्क है? UPSC में भी इस पर सवाल आ चुका है। हाँ,
ये बहुत क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। जी। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब है न्यू मनी क्रिएट करके फाइनेंसिंग करना। मतलब आरबीआई सीधे सरकार के लिए पैसे प्रिंट कर रहा है। एक तरह से हाँ, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है बजट डेफिसिट को बोरोइंग या सिक्योरिटीज इशू करके फंड करना, मतलब बाजार से उधार लेना। तो प्राइमरी एक्टर में भी फर्क हुआ? बिल्कुल। मोनेटाइजेशन में सेंट्रल बैंक प्राइमरी एक्टर है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में? गवर्नमेंट यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। और मैकेनिज्म्स? मोनेटाइजेशन में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए न्यू मनी इंजेक्ट की जाती है। जी। डेफिसिट फाइनेंसिंग में बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स इशू करके बोरोइंग की जाती है। सोर्स ऑफ फंड्स भी अलग हुए? हाँ, मोनेटाइजेशन में फंड्स सेंट्रल बैंक द्वारा न्यूली क्रिएट किए जाते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग में फंड्स पब्लिक, इंस्टीट्यूशंस या दूसरे गवर्नमेंट से बोरो किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर, वो कैसे अलग है? यही सबसे बड़ा फर्क है। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी मतलब डेफिसिट का मोनेटाइजेशन बजट को फाइनेंस करने के लिए सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मनी सप्लाई को सीधे बढ़ा देता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग से भी इन्फ्लेशन हो सकता है, पर मोनेटाइजेशन का असर डायरेक्ट और ज्यादा होता है। भारत में इसकी क्या हिस्ट्री रही है? भारत में 1997 तक डेफिसिट का मोनेटाइजेशन एड हॉक ट्रेजरी बिल्स के जरिए होता था। बाद में इस प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बॉडी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल या एफएसडीसी, इसके बारे में बताइए। एफएसडीसी की स्थापना दिसंबर 2010 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हुई थी। मतलब ये एक नॉन स्टैट्यूटरी काउंसिल है। हाँ, इसे 2007-8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के जवाब में बनाया गया था। और इसकी सिफारिश किसने की थी? रघुराम राजन कमेटी 2008 ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए इसकी सिफारिश की थी। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसके चेयरमैन होते हैं द फाइनेंस मिनिस्टर और मेंबर्स में फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के हेड्स जैसे आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीआई के चीफ्स होते हैं। इनके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी होते हैं। सुना है इसमें कुछ नए मेंबर्स भी ऐड हुए हैं। हाँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेवेन्यू सेक्रेटरी और चेयरमैन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी आईबीबीआई। ठीक है। अब हम फंड ट्रांसफर्स की बात करते हैं यूनियन से स्टेट्स को। इसका क्या प्रोसेस है? ये पूरा प्रोसेस फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर होता है। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस 2021 से 26 की बात करते हैं। हाँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वर्टिकल डेवल्यूशन। इसके तहत स्टेट्स के लिए सेंट्रल टैक्सेस के डिविजिबल पूल का 41% हिस्सा रेकमेंड किया गया है। और इस डिविजिबल पूल में क्या क्या शामिल नहीं होता? इसमें टैक्स कलेक्शन एक्सपेंसेस, सेस और सरचार्ज और नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, 41% तो तय हो गया। अब राज्यों के बीच इसका बंटवारा कैसे होता है? उसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स हैं जिनके अलग अलग वेटेज हैं। जैसे? सबसे ज्यादा वेटेज 45% इनकम डिस्टेंस को दिया गया है। मतलब जो राज्य जितना गरीब उसे उतना ज्यादा हिस्सा? बिल्कुल। फिर पॉपुलेशन 2011 सेंसस का 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 12.5% और स्टेट एरिया का भी 15%। और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी? उसका 10% वेटेज है। और सबसे कम टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट का सिर्फ 2.5%। ग्रांट्स एंड एड का क्या प्रोविजन है जो आर्टिकल 275 के तहत है? ग्रांट्स एंड एड आर्टिकल 275 के तहत स्टेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है। खासकर ट्राइबल और अंडर डेवलप्ड एरियाज के लिए। हाँ, ताकि इक्विटेबल एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर को बढ़ावा मिल सके। ये ग्रांट्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं। इसके अंडर स्पेसिफिक ग्रांट्स कौन-कौन से हैं? एक तो है ग्रांट्स एंड एड टू स्टेट्स इन नीड। पार्लियामेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उन स्टेट्स को फाइनेंशियल एड दे सकती है जिन्हें इसकी जरूरत है। फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज हैं। मतलब एसटी के कल्याण और शेड्यूल्ड एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने के लिए। सही। और असम के लिए भी स्पेशल असिस्टेंस का प्रोविजन है। ठीक है। और अगर कोई ऑटोनोमस स्टेट बनता है तो उसके लिए भी फंड्स के बंटवारे का प्रोविजन है। इन ग्रांट्स को फाइनलाइज करने में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का क्या रोल होता है? जब तक पार्लियामेंट इस संबंध में कानून नहीं बनाती, प्रेसिडेंट ऑर्डर्स के जरिए ग्रांट्स दे सकते हैं। लेकिन फाइनेंस कमीशन के गठन के बाद प्रेसिडेंट उसकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही ऑर्डर जारी करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्या हैं? ये ग्रांट उन स्टेट्स के लिए है जिन्हें 41% डिवोल्यूशन के बाद भी रेवेन्यू डेफिसिट्स का सामना करना पड़ता है। एक तरह से गैप फिलिंग ग्रांट हुआ। हाँ, फाइनेंस कमीशन इन पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू गैप्स को भरने के लिए ग्रांट सजेस्ट करती है। कमीशन का लक्ष्य फिस्कल कैपेसिटी इश्यूज को ठीक करना है, ना कि इनएफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ावा देना। FY 2021-22 में कितने स्टेट्स को ये ग्रांट मिला था? 15 फाइनेंस कमीशन ने 17 स्टेट्स के लिए इनकी सिफारिश की थी और अनुमान है कि 2025-26 तक एलिजिबल स्टेट्स की संख्या 6 तक कम हो जाएगी। लोकल बॉडीज को भी ग्रांट्स मिलते हैं। हाँ। उनका क्या सिस्टम है? हाँ, लोकल बॉडी ग्रांट्स भी रेकमेंड किए गए हैं। 5 साल के लिए कुल 4,36,361 करोड़ का एलोकेशन है। और बाकी 40%? बाकी 40% लोकल बॉडीज अपने विवेक पर खर्च कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या प्रोविजंस हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स में सेंटर स्टेट कंट्रीब्यूशन रेशियो है। वो कितना है? सेंटर 75% और स्टेट्स 25% कंट्रीब्यूट करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये रेशियो 90-10 है। और फंड एलोकेशन? टोटल एलोकेशन का 80% स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी SDRF को और 20% स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड यानी SDMF को मिलता है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स भी हैं। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स हैं जो बेंचमार्क से जुड़े होते हैं। मतलब परफॉर्मेंस दिखाओ ग्रांट पाओ। एग्जैक्टली।
इसमें हेल्थ सेक्टर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन शामिल हैं। और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स? ये उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं जो फॉर्मूला बेस्ड 41% एलोकेशन से कवर नहीं होती। ये सभी स्टेट्स के लिए हैं। हाँ, सभी 28 स्टेट्स के लिए। इनके फोकस एरियाज में सोशल वेलफेयर, गवर्नेंस सुधार, वाटर रिसोर्स प्रोटेक्शन, कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन, हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शामिल है। और आखिर में एडिशनल ट्रांसफर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? रेगुलर ट्रांसफर्स के अलावा स्टेट्स को सेंटर से अन्य तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है। जैसे कि इसमें स्पेशल असिस्टेंस ग्रांट्स, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस जो ग्रांट्स और लोन्स दोनों रूप में हो सकते हैं, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एनडीआरएफ से फाइनेंशियल एड शामिल है। तो आज हमने इंडिया के डेट प्रोफाइल, उसके मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, डेफिसिट फाइनेंसिंग के न्यूआंसेस और यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशंस के एक बड़े हिस्से को समझा। ये सभी कॉन्सेप्ट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, और इन सभी ग्रांट्स और ट्रांसफर्स की जटिलता को देखते हुए एक विचारने योग्य प्रश्न ये उठता है कि राज्य अपने टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, जिसका डिवोल्यूशन फॉर्मूला में केवल 2.5% वेटेज है, को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि वो केंद्र पर अपनी निर्भरता कम कर सकें और आत्मनिर्भर आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकें।